तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्कस हम लोग कर रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो दो टाइप्स का होता है, जिसमें से कि एक जो है वो तुम्हारा एमिशन स्पेक्ट्रम होता है और दूसरा जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। तो हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम जो है, इसका एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दो टाइप्स का है, जिसमें से एक है एमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वह जब भी लाइट अगर कुछ सोर्सेज है, जैसे कि सनलाइट है, बल्ब है, हॉट ऑब्जेक्ट्स है, गैसेज है, जिसको कि हम लोग हाई वोल्टेज लो प्रेशर से पास करते हैं, तो उस और फिर उसको जब प्रिज्म से पास किया जाता है तो उसमें जो पैटर्न जो आता है स्पेक्ट्रम का, उसको बोला जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम बोला जाता है, जो कि दो तरह का होता है। एक हो गया कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया, और दूसरा जो है वो हो गया इसका जो है लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दो तरह का, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। और एमिशन स्पेक्ट्रम फिर दो टाइप्स का होता है, एक हो गया कंटिन्यूअस और दूसरा हो गया लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम कब आएगा? जब लाइट का जो डिफरेंट सोर्सेज है, जैसे कि सनलाइट हो गया, बल्ब हो गया, हॉट ऑब्जेक्ट्स हो गया, या फिर गैस जो है, गैस अगर जिसको कि हम हाई वोल्टेज और लो प्रेशर अगर देते हैं तो वैसे केस में, और वो लाइट को जब हम पास करवाएंगे प्रिज्म से, तो पैटर्न जो आता है स्पेक्ट्रम का उसको एमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसमें एक पहला जो इसका टाइप है एमिशन स्पेक्ट्रम का, वो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब आएगा? जब लाइट जो है सनलाइट से या फिर बल्ब से या फिर हॉट ऑब्जेक्ट से जब जो आता है, ठीक है, उसको जब हम प्रिज्म से पास करवाएंगे, ठीक है, तो सनलाइट है, उससे लाइट आता है, या फिर किसी हॉट ऑब्जेक्ट से लाइट अगर एमिट होता है, या फिर कोई हॉट बल्ब वगैरह है, उससे अगर जब लाइट जो एमिट होता है, उसको जब हम प्रिज्म से पास करवाएंगे तो जो पैटर्न आएगा उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस इसीलिए क्योंकि इसमें हर एक जो कंपोनेंट ऑफ लाइट होता है वो एक दूसरे से मर्ज करता है, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और वही लाइन स्पेक्ट्रम जो है, लाइन स्पेक्ट्रम वाले में क्या हो जाता है, उसमें लाइन की तरह आता है और उसमें डार्क स्पेस उसके बीच में आता है। ठीक है। जो कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रम कब आएगा? जब NaCl KCl ये सब का सॉल्यूशन है उसको हीट किया जाए, या फिर जो गैस है, हाइड्रोजन गैस है, उसको हाई वोल्टेज लो प्रेशर सप्लाई किया जाए, तो वैसे केस में तब जो रेडिएशन एमिट होता है, ठीक है, तो उसको जब हम प्रिज्म से पास करवाएंगे तो वहां पे जो पैटर्न आएगा उसको बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम आता है। ठीक है। तो वही चीज है, सॉल्यूशन सच एज NaCl KCl आर हीटेड, हीट किया जाएगा तो वो एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड होने की वजह से वो रेडिएशन एमिट करता है। या फिर हाइड्रोजन गैस जिसको हाई वोल्टेज सप्लाई किया जाता है, लो प्रेशर दिया जाता है, तो रेडिएशन जो एमिट होगा उस दौरान उसको पास करवाया जाएगा प्रिज्म से। ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम जो आएगा उसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम जैसे कि मान लो येलो कलर का आया, लाइन की तरह आएगा और उसके बीच में डार्क स्पेसेस आएगा। ठीक है। तो लाइन की तरह इसमें कलर का जो है पैटर्न आता है। इन दिस स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ अ पर्टिकुलर कलर, एक पर्टिकुलर कलर का एक लाइन जो होगा अपियर होगा विथ डार्क स्पेसेस बिटवीन देम, उसके बीच में जो होगा वो डार्क स्पेसेस होगा। इन केस ऑफ NaCl, NaCl के केस में येलो कलर का लाइन्स आएगा, ठीक है, जिसके बीच में डार्क स्पेसेस होगा। और KCl के केस में वॉयलेट कलर का लाइन्स आएगा, उसके बीच में डार्क स्पेसेस होगा। ठीक है। तो वो चीज होता है। तो ये एग्जांपल जैसे बता रहा है, NaCl के केस में येलो कलर आएगा, KCl के केस में वॉयलेट कलर आएगा। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है, NaCl है उसको हीट किया गया, उसके सॉल्यूशन को हीट किया गया है, तो उससे जो रेडिएशन जो निकल रहा है उसको पास करवाया गया प्रिज्म से। तो यहाँ पे जो पैटर्न जो आएगा, ठीक है, उसको कहा जाएगा लाइन स्पेक्ट्रम। जैसे NaCl के केस में येलो कलर का लाइन्स आएगा, उसके बीच में डार्क स्पेसेस होगा। ठीक है। ये है लाइन स्पेक्ट्रम की बात है। लाइन स्पेक्ट्रम, तो ये दोनों जो टाइप्स था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, ये दोनों किसका टाइप्स था? एमिशन स्पेक्ट्रम का। ठीक है। अब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का दूसरा टाइप जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है कि जैसे कि जो भी अगर मान लो NaCl जो है, NaCl का जो वेपर जो फॉर्म होता है, ठीक है, NaCl का जो वेपर फॉर्म होता है, तो उसको जब वो एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी जब एब्जॉर्ब करता है, तो एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा उसके बाद उसको उससे जो निकल रहा है उसको जब पास करवाया जाता है प्रिज्म से, ठीक है, तो वहां पे जो पैटर्न जो आएगा उसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि वहां पे वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। ये जो चीज है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में,
व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू वेपर्स ऑफ NaCl सॉल्यूशन। NaCl का जो वेपर जो सॉल्यूशन है, वेपर सॉल्यूशन जो है उसमें उसके थ्रू लाइट पास करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, इसका व्हाइट लाइट है, उसको पास करवाया जा रहा है किसके थ्रू? NaCl का जो वेपर है, वेपर फॉर्म जो है उससे पास करवाया जा रहा है। तो NaCl का जो वेपर फॉर्म जो है वो क्या करेगा, इस व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और तब ये रेडिएशन जो निकालेगा उसको पास कराया जाएगा प्रिज्म से। ठीक है, तो वैसे केस में जो है इसमें जो स्पेक्ट्रम जो पैटर्न जो आएगा उसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है इसमें ये, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी आता है, इसमें लाइन स्पेक्ट्रम का जस्ट अपोजिट। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या था कि कलर्ड लाइंस आएगा, उसके बीच में डार्क स्पेस होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये डार्क स्पेस की जगह पे यहाँ पे कलर आएगा और डार्क लाइंस आएगा। ठीक है, लाइंस इसमें डार्क आएगा और उसके अलावा जो होगा वो कलर आएगा। ठीक है, तो वही चीज है, व्हाइट लाइट इज पास थ्रू वेपर्स ऑफ NaCl सॉल्यूशन। NaCl का जो वेपर फॉर्म है उससे व्हाइट लाइट पास करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर उसको देन पास्ड थ्रू प्रिज्म, और उसको फिर प्रिज्म से पास करवाया जाएगा। देन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसमें पैटर्न ऑफ 7 कलर्स, 7 कलर आएगा विबग्योर का, 7 कलर्स आएगा विथ डार्क लाइंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इसमें कलर आएगा। ठीक है, कलर जो है विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आएगा, लेकिन इसके बीच में जो होगा वो डार्क लाइंस होगा इसके साथ साथ। ठीक है, तो डार्क लाइंस होगा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वाले में क्या था कि विबग्योर जो है वो कंटिन्यूअस पैटर्न में आ रहा था। जैसे ही वॉयलेट खत्म होगा कि इंडिगो, इंडिगो खत्म होगा कि ब्लू। ठीक है, तो एक दूसरे से मर्ज करता हुआ आएगा। लेकिन इसमें विबग्योर जो आएगा, जो ये 7 कलर्स का जो पैटर्न आएगा, उसमें क्या होगा, सारे कंपोनेंट्स के बीच में डार्क लाइंस होगा। ठीक है, और ये डार्क लाइंस किसकी वजह से होता है? ये डार्क लाइंस होता है क्योंकि ऐसा हो जाता है कि जो NaCl का जो वेपर है, ठीक है, एक मिनट, इसका कंटिन्यूअस और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंसेस समझ रहे हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या था कि कंटिन्यूअस पैटर्न में जो है वो विबग्योर का कंपोनेंट सब जो आ रहा था। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाले में क्या है कि विबग्योर तो आएगा, 7 कलर्स का कंपोनेंट्स पैटर्न उसका आएगा, लेकिन उसके बीच में डार्क लाइंस होगा। और वो डार्क लाइंस होने के पीछे रीजन क्या है? तो रीजन है चूंकि जब व्हाइट लाइट जब पास कर रहा है NaCl के वेपर फॉर्म से, जब पास कर रहा है तो वो क्या कर लेता है कि कुछ कंपोनेंट को, लाइट के कुछ कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिस कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लिया उसका पैटर्न, उसका जो कलर जो है वो नहीं जा पाता है। ठीक है, तो जितने जितने कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लिया है उसका पैटर्न जो है वो नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वो डार्क लाइंस के रूप में दिखता है। ठीक है, तो वही चीज है, इसका डार्क लाइंस आने के पीछे रीजन इसका यही होता है। ठीक है, तो इसमें वही चीज है। तो देखो, पैटर्न ऑफ 7 कलर्स अपीयर्स विथ डार्क लाइंस बिटवीन देम। उसके अलावा डार्क लाइंस अपीयर्स बिकॉज सम कंपोनेंट्स ऑफ लाइट गेट, इसमें जो है वो सम कंपोनेंट्स ऑफ लाइट गेट एब्जॉर्ब व्हेन दे पास थ्रू वेपर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जब व्हाइट लाइट पास कर रहा है NaCl के वेपर से, तो कुछ कंपोनेंट ऑफ लाइट जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, वही चीज है, एज अ रिजल्ट दे गिव डार्क लाइंस टू दी स्पेक्ट्रम। ठीक है, जिसकी वजह से वो डार्क लाइंस देगा, वो एब्जॉर्ब हो गया। तो जो पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसकी वजह से कोई कलर नहीं आ पाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डार्क लाइंस आएगा। तो डार्क लाइंस आने के पीछे रीजन ये है। ठीक है, तो वही चीज है इसका। तो डार्क लाइंस ऑन आर ऑन द सेम प्लेन वेयर कलर्ड लाइंस, कलर्ड लाइंस और डार्क लाइंस का सेम प्लेन पे, एक ही प्लेन पे दोनों आता है। ठीक है, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है दो तरह का है, एक है एमिशन स्पेक्ट्रम है, दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। एमिशन स्पेक्ट्रम जो है, एमिशन स्पेक्ट्रम कब आएगा? जब सनलाइट है, हॉट ऑब्जेक्ट्स है, बल्ब है, या फिर गैस जिसको हाई वोल्टेज या और लो प्रेशर जब दिया जाता है, तो उसके केस में जब लाइट जो एमिट होता है उसको प्रिज्म से पास करवाते हैं, तब जो पैटर्न आएगा उसको एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, और वो एमिशन स्पेक्ट्रम भी दो तरह का है, एक है कंटिन्यूअस और दूसरा है लाइन। ठीक है, कंटिन्यूअस तब आएगा जब सनलाइट, हॉट ऑब्जेक्ट्स और बल्ब, ये जब इसके जो जो लाइट जो निकलता है उसको जब हम प्रिज्म से पास करवाएंगे, इसमें कंटिन्यूअस पैटर्न आएगा विबग्योर का। और उसके अलावा जो है इसमें ये इसका जो है लाइन स्पेक्ट्रम कब आएगा? जब NaCl KCl का सॉल्यूशन को हीट किया जाए या फिर हाइड्रोजन गैस
को हाई प्रेशर और लो वोल्टेज जब दिया जाए, तो उसमें जो रेडिएशन जो निकलेगा उसको जब प्रिज्म से पास करवाएंगे तो उसमें लाइंस आता है, कलर्ड लाइंस आएगा, उसके बीच में डार्क स्पेसेस होगा। ठीक है, जैसे NaCl के केस में येलो कलर का, KCl के केस में वॉयलेट कलर का। ठीक है, वो चीज होता है, उसके बीच में डार्क स्पेस होता है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब आएगा? जब NaCl का जैसे कि वेपर जो है उससे व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं और वहां से जो लाइट जो निकलेगा उसको प्रिज्म से पास करवाएंगे। इसके केस में विव्यूअर 7 कंपोनेंट्स आएगा और उसके बीच में डार्क लाइंस होगा। डार्क लाइंस किसकी वजह से? क्योंकि कुछ कंपोनेंट जो है वो व्हाइट लाइट का इस NaCl के वेपर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो गया उसका पैटर्न्स नहीं आ पाएगा, तो वही डार्क लाइंस के रूप में जो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो दिखेगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग को देखना है, ठीक है, वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अलग से देखना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का हम लोग एग्जांपल में देखे हैं, लाइन स्पेक्ट्रम जो हम लोग डिस्कस किए हैं, तो उसमें बताया गया था कि हाइड्रोजन गैस को जब हाई वोल्टेज और लो प्रेशर जब सप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से रेडिएशन एमिट होगा। हाइड्रोजन गैस है, उसको हाई वोल्टेज लो प्रेशर जब सप्लाई किया जाएगा तो वैसे केस में एक्साइटेड होने की वजह से वो रेडिएशन एमिट करेगा, और रेडिएशन जो एमिट करेगा उसको पास करवाएंगे प्रिज्म से, तो लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो अपीयर होता है। ठीक है, तो उसको जो है वो अलग से इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं इसमें। ये देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे आता है उस चीज को यहाँ पे लिखा गया हुआ है। तो देखो अब जो उसमें जो रेडिएशन जो आ रहा है, उसमें जो लाइन स्पेक्ट्रम जो आ रहा है, उसमें जो रेडिएशन जो आएगा उसका अगर हमको वेवलेंथ निकालना है, ठीक है, या वेव नंबर निकालना है, ठीक है, तो वैसे केस में उसके लिए रिडबर्ग जो है वो एक फॉर्मूला दिए थे, रिडबर्ग साइंटिस्ट का नाम है। तो उसके लिए फॉर कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ रेडिएशन एमिटेड, जो रेडिएशन एमिट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस है, हाई वोल्टेज दिया गया, लो प्रेशर सप्लाई किया गया, रेडिएशन जो एमिट होगा, तो उसका जो अगर हमको वेवलेंथ और वेव नंबर अगर निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला दिए थे रिडबर्ग, ठीक है, जिसको रिडबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं। तो इसका जो है इसमें यहाँ पे देख लो, ये जो है इसको इसको बोलते हैं वेव नंबर। ठीक है, ये वेव नंबर है। तो जैसे कि न्यू जो होता है उसी पे डैश बार दिया हुआ है, तो इसका उसको बोलते हैं वेव नंबर बोलते हैं। तो ये बराबर क्या होता है? 1/λ। ठीक है, लैम्डा का रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो हमको क्या देगा? वेव नंबर देगा। ठीक है, लैम्डा का यानी वेवलेंथ का हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो हमको देगा वेव नंबर। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है R इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 क्या होगा? n1 जो होगा वो इनिशियल ऑर्बिट होगा, पहला, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पहले है। ठीक है, और n2 जो है वो फाइनल ऑर्बिट होगा। तो n1 और n2 जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है इसका। तो इसमें, और ये R जो है वो क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट इसका वैल्यू क्या होता है? तो 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो ये जो है इसका रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू है। अब देखो इसमें n1 और n2 का वैल्यू क्या क्या होता है, उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट लोग जो है अपना अपना दिया था। स्टडी जब किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को लोग जब स्टडी किया था, तो जैसे लाइमन लाइमन अपना जो बताए थे, तो उसमें n1 का वैल्यू 1 है और n2 का वैल्यू 2, 3, 4। मतलब लाइमन वाले केस में लाइमन सीरीज, इसको नाम दिया था लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्शियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज। ठीक है, तो लाइमन वाले केस में n1 जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और n2 जो है वो 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5 जहां तक जाएगा। और बाल्मर के केस में n1 का वैल्यू जो है वो 2 से स्टार्ट होता है और n2 का जो वैल्यू है वो n2 का जो वैल्यू है वो 3, 4, 5 यहाँ से स्टार्ट होगा। तो बाल्मर के केस में n1 का वैल्यू 2 है और n2 का वैल्यू 3 से स्टार्ट होगा। और पार्शियन के केस में n1 का वैल्यू 3 से स्टार्ट होगा और n2 का वैल्यू फिर 4 से स्टार्ट होगा। ब्रैकेट के केस में n1 का वैल्यू जो है वो 4 से स्टार्ट होगा और n2 का वैल्यू 5, 6, 7 ऐसे होगा। पीफंड के केस में n1 का वैल्यू 5 से स्टार्ट होगा और n2 का वैल्यू 6 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n1 और n2 जो है, तो इसमें जो है n1 का वैल्यू और n2 का वैल्यू डाल के और रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू डाल के हम वेव नंबर या फिर वेवलेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज है। तो ये जो सीरीज जो दिया गया है, ये सीरीज किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन में पूछा जाता है ये सीरीज किससे रिलेटेड है, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के स्टडी से रिलेटेड ये सब
सीरीज जो है वो दिया गया हुआ है, ठीक है, तो वही चीज है। अब ये जो दिया गया है फॉर्मूला रिडबर्ग के द्वारा, ये फॉर्मूला जो दिया गया है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, हाइड्रोजन के लिए दिया गया हुआ है। और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए जो है वो रिडबर्ग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बस एक चीज ऐड हो जाता है, जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर कहने का मतलब हुआ वहां पे जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जेड जो है वो वहां पे एटॉमिक नंबर है। अब मान लो जैसे कि हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो अगर मान लो हाइड्रोजन लाइक अगर कहने की अगर उसमें बात आती है, तो जैसे Li2+, Li का एटॉमिक नंबर 3 होता है, अगर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन लाइक एटम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, यानी ये जो फॉर्मूला जो है ऊपर वाला, ये जो फॉर्मूला है वो हाइड्रोजन एटम के लिए है, और ये जो नीचे वाला फॉर्मूला हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए है, किसी दूसरे एटम के लिए ये नहीं होगा। हाइड्रोजन लाइक जो एटम्स होगा उसी के लिए ये फॉर्मूला जो होता है वो वैलिड होता है। तो ये चीज है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड ये सब सीरीज का भी ध्यान में रखना, कौन सा सीरीज किस N1 का उसके लिए वैल्यू क्या होगा, N2 का वैल्यू क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ये सब डाला जा सकता है कि लाइमन सीरीज इनमें से कौन से इसमें लाई करेगा, N1 और N2 का वैल्यू दिया रहेगा, बोलेगा कौन सा इसमें से लाइमन सीरीज के लिए होगा, ठीक है। तो वो सब जो है वो ये ध्यान में रखना होगा, फॉर्मूला ये ध्यान में रखना है, और साथ में जो है वो सीरीज जो दिया हुआ है उसका N1 और N2 का वैल्यू, N1 का वैल्यू अगर पता होगा तो N2 का वैल्यू जस्ट उसके बाद से स्टार्ट होता है। जैसे है ना यहाँ पे पाशन का N1 का वैल्यू 3 से स्टार्ट है, 3 है, N1 का वैल्यू जब 3 है तो N2 का वैल्यू 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो खाली N1 का वैल्यू अगर उसके लिए याद रखेंगे तो बाकी का वैल्यू हम लोग दिमाग में उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। अब इसके बाद जो टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बोर पॉस्टुलेट्स, ठीक है, बोर का जो पॉस्टुलेट जो था, ठीक है, उसको डिस्कस करना है। तो बोर का जो पॉस्टुलेट है उसमें तो सबसे पहले जो हम जानते हैं कि उनके द्वारा जो मतलब एटम से रिलेटेड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड जो अपने वो पॉस्टुलेट्स दिए थे उसके उसके बारे में है। तो उनके हिसाब से क्या था, एटम जो है, एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और उसमें एनर्जी उसकी फिक्स्ड होती है, एनर्जी चेंज नहीं करता है, ठीक है। किसी जिस ऑर्बिट में रहेगा इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी वहां पे फिक्स्ड होती है, ठीक है। इसीलिए उसका वो नाम भी दिए थे, स्टेशनरी स्टेट एनर्जी लेवल, उसका वो नाम दिया गया था, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे वही है, बोर्स पोस्टुलेट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एन एटम कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल हेवी एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर। एटम जो है, एटम के सेंटर में बहुत छोटा, हेवी और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है विथ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट और शेल, ये है। उसके अलावा एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स रिमेन्स ऑलवेज फिक्स्ड, हर एक ऑर्बिट की जो एनर्जी जो है वो हमेशा फिक्स्ड होती है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी मतलब स्थिर, ठीक है, वो चेंज नहीं करेगा, तो स्टेशनरी स्टेट उसको बोलते हैं, या फिर उसको एनर्जी लेवल बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इन एन ऑर्बिट विद फिक्स्ड एनर्जी विच डज नॉट चेंज विद टाइम। जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेगा उस और उसमें एनर्जी उसकी फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं करेगा, टाइम के साथ वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मतलब कोई भी पर्टिकुलर ऑर्बिट दिया हुआ है, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या है उसको निकालने के लिए बोर्ड जो है फॉर्मूला दिए थे, वो क्या था, तो En इज इक्वल टू -2π² डिवाइडेड बाई n²h², ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे n क्या है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। सपोज करो अगर हमको पहले वाले ऑर्बिट का निकालना है तो हमको n के जगह पे यहाँ पे 1 रखना होगा, ठीक है, n के जगह पे यहाँ पे हमको इसको 1 रखना होगा। तो इसमें देखो पाई का वैल्यू हम डाल देंगे 3.14, ठीक है। उसके अलावा मास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डाल देंगे, जो कि 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। इलेक्ट्रॉन ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 वो डाल देंगे। तो ये सब वैल्यू डालने के बाद जो आता है वो आता है En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई n², ठीक है, जूल पर एटम, ये जूल पर एटम में है ये, ठीक है। और इसी को अगर इसमें चेंज अगर कर दिया जाएगा क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर चेंज कर दिया जाएगा तो वहां पे -13.6 वो हो जाता है,
ठीक है, -13.6 बाई एन स्क्वायर इसका उसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो इसके केस में जूल का अगर जब रहेगा तो -2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। और वही इसके केस में जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में जब निकालना होगा तो -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, यहाँ पे एन स्क्वायर मिसिंग है, इसको करना -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 1.6022 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या वैल्यू होता है उसका है ये, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6022 इंटू 10⁻19 जूल, ये है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। तो इसका ये जो है फॉर्मूला जो दिया गया है ये किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट का है। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। अगर पूछा जाए कि हाँ ये वैल्यू कैसे आया है तो उसमें ये वाला फॉर्मूला दिखाएंगे और उसमें बताएंगे कि पाई का वैल्यू, एम का वैल्यू, ई का वैल्यू, एच का वैल्यू पुट करके और तब जाके ये ई एन का वैल्यू जो है वो लाया गया है। ठीक है, तो जूल में रहेगा तो ये, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा तो ये। ठीक है, तो ये है इसका। अब उसके बाद जो है ये तो बात हो गई एनर्जी की। अब किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियस अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर ए नॉट होता है। ठीक है, एन स्क्वायर ए नॉट होता है, जहां पे इसमें ये वाला इसका देख सकते हैं इसमें तो वही चीज है इसका, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इज गिवन बाय द फॉर्मूला आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट। ठीक है, जहाँ पे ए नॉट की वैल्यू क्या होती है तो 52.9 पिकोमीटर, और पिकोमीटर का हम बताए हुए हैं 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। ठीक है, पिकोमीटर का होता है। तो ये आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट, यहाँ पे एन क्या है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो अगर पहले वाले ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो R1, तो एन के जगह पे 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर इंटू ए नॉट, तो पहले वाले का आएगा 52.9 पिकोमीटर। ये जो 52.9 पिकोमीटर है इसको बोर्ड्स रेडियस भी बोलते हैं, बोर्ड्स रेडियस। तो दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट एंड इज कॉल्ड बोर्ड्स रेडियस। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए क्या होगा तो एन स्क्वायर ए नॉट बाई जेड। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। और इसमें ये ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ता है वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ती है, और जब एन का वैल्यू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी पे जाएगा तो जो फॉर्मूला उसमें जो लिखवाया गया था तो उसमें नीचे में एन है तो समथिंग बाई इन्फिनिटी, जैसे था ना -2.18 इंटू 10⁻18 बाई एन स्क्वायर था, तो एन का वैल्यू जो है वहां पे जब इन्फिनिटी रखेंगे तो समथिंग बाई इन्फिनिटी उसका वैल्यू 0। तो वही है, एज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेज इट्स एनर्जी इंक्रीजेज, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज करेगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जब एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो एनर्जी जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी नंबर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी जब होगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो वही है, तो इन्फिनिटी पे जब जाएगा ऑर्बिट का नंबर तो वहां पे जाके एनर्जी 0। ठीक है, और ये बात हो गई रेडियस से रिलेटेड कि रेडियस जो है वो क्या होता है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए एन स्क्वायर ए नॉट है और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एन स्क्वायर ए नॉट बाई जेड है। ठीक है, ये चीज हो जाता है। अब उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, एक होता है लीनियर मोमेंटम होता है, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मतलब जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे जब मूव करता है उसमें जो मोमेंटम होता है उसको बोला जाता है लीनियर मोमेंटम, और जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे जब मूव करेगा उस दौरान उसमें जो मोमेंटम आता है उसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, तो वो होता है, तो एंगुलर मोमेंटम चूंकि इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसमें जो मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का उसको एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो किसके बराबर होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, h बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, एन यहाँ पे क्या इंटीग्रल वैल्यू है। ठीक है, जो कि 1 2 3 4 जो भी होगा ये है, जैसे पहला वाला ऑर्बिट अगर होगा तो एन के जगह पे 1 रखेंगे, दूसरा ऑर्बिट अगर होगा तो एन के जगह पे 2 रखेंगे। ठीक है, और m इंटू वी इंटू आर क्या है एंगुलर मोमेंटम, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है मूव कर रहा है, r क्या है रेडियस है। ठीक है,
और यहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट पाई जो है वो 3.14 वो होगा, और n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसके लिए क्या होता है, तो वो NH/2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, ये होता है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये है इससे एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड बात है इसमें। अब उसके बाद जो है वही यहाँ पे इस चीज को मेंशन किया, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर यहाँ पे मोमेंटम है, ये मोमेंटम नहीं है, यहाँ पे पाथ हो गई है। ठीक है, तो मोमेंटम व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन सर्कुलर पाथ, मोमेंटम को काट के वहां पे पाथ कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जब रहता है तब तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। ठीक है, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब मूव करेगा, जंप करेगा, तो उसमें एनर्जी का ट्रांजिशन होता है, चेंज होता है। तो लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जब जाना है तो उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होता है। एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो वो लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जंप करेगा। और अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब उसको आना है तो वो एनर्जी एमिट करता है, रिलीज करता है। ठीक है, क्योंकि लोअर से लो, हम अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि लोअर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रहता है और लोअर ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है, जैसे जैसे ऑर्बिट्स का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले में जाना है, तो उसको उसमें एनर्जी को हमको एब्जॉर्ब करना होगा, वी विल हैव टू एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है, और वही अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब आना है तो वी विल हैव टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी को जो रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अपर से लोअर में आना है यानी ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी वाले में आना है, तो हमको अपना एनर्जी को लूज करना होगा उसके उसमें जाने के लिए। ठीक है, तो हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है। तो अब मान लो जैसे कि किसी की एनर्जी ज्यादा है और ज्यादा से कम वाले में आना है, तो हमको अपनी एनर्जी को पहले हटाना होगा, कम करना होगा, तब हम लोअर वाले में आ पाएंगे। यानी एक तरह से एकोमोडेट करने वाली बात है कि अगर हमको कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले में जाना है तो कंडीशन क्या है, हमको एनर्जी लेना पड़ेगा, तब हम उसमें जाने के लिए एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉन उसमें जाने के लिए एलिजिबल है। अपर से लोअर में आना है तो उसको अपने एनर्जी को घटाना होगा, तब वो ज्यादा से कम वाले में आ सकता है। ठीक है, तो वही चीज है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी दे जंप फ्रॉम लोअर टू अपर ऑर्बिट। ठीक है, इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। एक्साइटेड स्टेट होता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो वो एक्साइटेड हो गया, और वही इलेक्ट्रॉन जो है वो अपर से लोअर में जब आता है तो इसमें एनर्जी जो होता है वो रिलीज करता है रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है तो उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये है ग्राउंड स्टेट। और जो भी एनर्जी रिलीज वो करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। डेल्टा E क्या है, चेंज इन एनर्जी है, ये E2 फाइनल एनर्जी, E1 इनिशियल एनर्जी। ठीक है, तो E इक्वल टू एच न्यू होता है, E2 माइनस E1, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी बराबर E2 माइनस E1 बाई एच, यानी जिस फ्रीक्वेंसी का लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा उसके लिए ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज है इसमें।